हेलो नमस्ते राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट लर्निंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डेली पोस्ट डाली जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। और टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा ताकि और स्टूडेंट है उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th की जो बुक है राजस्थान के अंदर, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये फर्स्ट चैप्टर है उसमें। तो 9th की बुक और 10th की बुक, ये दोनों बुक राजस्थान के हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको रीडिंग करना और इसमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान देने वाली है और कौन सी हमें स्किप करनी है। तो बस उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो रहेगी। और इसका तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं की क्लास राजस्थान अध्ययन की जो है, उसमें पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1800 में, कब 1800 के अंदर सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है कि राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में सबसे पहले। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड इसके बाद है कि 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक ये बुक है, उसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर, इसी बुक के अंदर, इस प्रदेश का जो नाम है वो बताया था रायथान या फिर राजस्थान। तो ये दो नाम बताए थे कर्नल जेम्स टोड ने। कब बताए थे? 1829 में इनकी बुक थी उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को एकीकरण हुआ था, जिसके 7 चरण थे। तो इसी तिथि को इस सर्वसम्मति से ही इसका नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब हम वो देखेंगे कि राजस्थान के जो क्षेत्र थे उनके उस टाइम प्राचीनतम नाम थे, जिनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद जो है, 4 वेद है, उसमें से ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो वो हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद में कौन कौन से नाम मिले हैं? मरु मिला है, धन्व, जांगल, मत्स्य प्रदेश, सूरसेन। तो ये हमें ऋग्वेद से मिले हैं। उसके बाद मरु और धन्व दोनों का अर्थ है एक ही, और इसका प्रयोग जोधपुर जो संभाग है, मेनली जो मरुस्थल का जो एरिया है, उसके लिए ये शब्द यूज हुए थे, मरु और धन्व, दो शब्द। उसके बाद जोधपुर पहले मरु कहलाया, उसके बाद उसे मरुवार कहने लगे, और फिर कालांतर में जैसे जैसे समय बीता उसके साथ इसको मारवाड़ कहने लगे। तो मारवाड़ शब्द जो है वो मेनली यूज होता है जोधपुर संभाग के लिए, कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद और नागौर है और उसके जो आसपास का जो एरिया आता है वो जांगल प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश या जांगल देश बोल दो। मत्स्य, जिसका उल्लेख कहाँ हुआ है? महाभारत में एक स्टेट के रूप में, अलग से स्टेट था मत्स्य, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो ये जो मत्स्य नाम आता है वो प्राचीनतम पहले जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो एरिया था उसको मत्स्य बोला जाता था, और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। फिर भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य। तो सूरसेन राज्य में कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये जो एरिया आता था वो सूरसेन राज्य के अंडर में आता था। ये भी अलग हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं अब भौगोलिक विशेषताएं। जो भौगोलिक विशेषता थी उसके आधार पर भी कुछ नाम है वो उस समय वो बोले गए थे या बताए गए थे। तो माही नदी जो है, दक्षिण की नदी राजस्थान की, उसके पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठल। तो ये देखो, प्रतापगढ़, माही नदी, कांठल एरिया कहलाता है ये, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे, कांठे का मतलब क्या है? किनारे। तो किनारे पर स्थित है ये क्षेत्र, इसीलिए इसे कांठल बोला जाता है, प्रतापगढ़ के भूभाग को। फिर 56 गांव का समूह के कारण से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान। तो जो कांठल है वो तो बोला जाता है माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का एरिया, सिर्फ प्रतापगढ़ नाम आएगा। और अगर 56 गांव का समूह है, 56 का मैदान अगर पूछे कौन सा एरिया आता है, तो उसमें प्रतापगढ़ और कौन सा आता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा,
ये ध्यान दीजिएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भूभाग है वो 56 का मैदान है कहलाता है। तो ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ये लिख भी रखे हैं ऑलरेडी। प्रतापगढ़ मैंने बता दिया आपको, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। मरुधन्व बताया था मैंने जोधपुर संभाग के लिए, बाद में इसको मारवाड़ बोलने लगे। जांगल प्रदेश बीकानेर नागौर के लिए, और नागौर के एरिया को अयुछत्रपुर भी नाम आपने सुना होगा। जब चौहान वंश था तो ये नाम ज़्यादा प्रिय था नागौर के लिए। मत्स्य के लिए जयपुर, अलवर और भरतपुर है। सूरसेन के लिए भरतपुर के मथुरा से लगे धौलपुर और करौली का भाग इसमें आ जाता है। तो ये थे मेनली जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर है कि ऊपरमाल का जो पठार है या ऊपरमाल का जो एरिया मैदान जो भी बोल दो, तो वो आता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। यहाँ से लेकर जो पठारी भाग है इसके लिए उसको ऊपरमाल नाम से बोलने लगी। फिर उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता की वजह से गिरवा कहलाने लगा ये प्रदेश। कौन सा? उदयपुर के आसपास का एरिया। जैसलमेर का क्षेत्र प्राचीन नाम क्या था? मांड। क्या नाम था? मांड। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती, ये तो अभी भी हमें बोलते ही हैं। तो ये जो नाम तो हमें तो पता ही है, कोटा बूंदी का, इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का शेखावटी, ये भी ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और अब एक ये नाम दिया हुआ मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच का जो भाग है वो मेवल कहलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं। ये राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको ये सब बता दी। तो ये आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो। मतलब ये एक तरीके से कि इस बुक के अंदर आपको कौन कौन से फैक्ट्स ध्यान देने हैं, कौन से को स्किप करना है, वो सब चीज़ थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। इसको आप एक शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो रीडिंग करते टाइम। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमें मतलब इनके बने बनाए नोट्स मिल जाएं या फिर बस ठीक है जो क्वेश्चन टाइप में मिल जाएं तो उससे ईजी रहता है, लेकिन नहीं, बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। बुक से ही आप पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये लाइन मुझे पढ़नी है और ये लाइन स्किप करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया जाएगा तो उसमें आपको ज़्यादा आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। बुक पढ़ते हैं तब हर एक चीज़ का, हर एक लाइन का मतलब हमें पता लगता है कि हाँ इसका इससे ये कनेक्शन है। तो इसलिए 9th और 10th की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और NCERT बुक आप अलग सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ते हो तो राजस्थान के हिस्ट्री के लिए भी ये जो स्कूल में जो बुक्स लगती हैं वो पढ़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर आज के टाइम में यहीं से क्वेश्चन बार बार पुटअप करते हैं, क्योंकि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। वो सिर्फ गाइड पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें गाइड देख लेनी चाहिए तो उससे हमारा काम हो जाएगा। उससे भी हो जाता है, लेकिन आज के टाइम के अंदर ये बुक्स बहुत ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो बस यही मेरी कोशिश थी कि आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे एक टॉपिक के साथ में। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें कुछ और इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।